Hello, good morning to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, which is Dude Classes. Once more, you are most welcome into Devoted Classes. प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन डिवोटेड क्लासेस में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके बीच में एक अन्य वीडियो के साथ। आज का चैप्टर है वर्ब। पता होना चाहिए, इसके पहले मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव इन तीन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने एक्सप्लेन किया, समझाया। इसी क्रम में आप देखेंगे आज वर्ब। जो वर्ब का चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ब। देखने में छोटा सा चैप्टर है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्ब का महत्व जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अगर किसी सेंटेंस में है तो वो वर्ब है। वो वर्ब है। वो मीन्स क्रिया, हिंदी में क्रिया कहते हैं इसको। हमारे शरीर में जो महत्व हमारे प्राण का है या आत्मा का है, वही महत्व सेंटेंस में वर्ब का है। हमारे शरीर से अन्य अंग निकालेंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, यानी हम जीवित रहेंगे। हाथ निकालेंगे, काम चलेगा। उंगली निकालेंगे, काम चलेगा। पैर की उंगली काट दिए, काम चलेगा। नाक, ये कान का बाहरी पर्दा काट दिए, काम चलेगा, हम जिएंगे। हाथ इतना काट दिए, काम चलेगा। लेकिन गर्दन काट दिया जाए, चूंकि गर्दन में नाक है, नाक से हवा जाती है उसमें हमारे शरीर में, तो कहने का मतलब गर्दन काट दिया जाए तो हमारा नाम सत्य हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रयोग हमारे शरीर में नहीं करेगा। तो यूँ कह लो कि अगर शरीर से प्राण वायु निकाल दिया जाए तो सब बेकार है। सारे अंग रहें लेकिन हमारी प्राण वायु निकाल दी जाए तो सब बेकार। ठीक इसी प्रकार से सेंटेंस में अन्य वर्ड निकालिए, काम चलेगा। सेंटेंस से आप आर्टिकल निकालो, काम चलेगा। कंजंक्शन निकालो, काम चलेगा। एडवर्ब निकालो, काम चलेगा। कंजंक्शन निकालो, काम चलेगा। इंटरजेक्शन निकालो, काम चलेगा। लेकिन वर्ब निकाल दिया जाए तो सेंटेंस साहब गए काम से, राम नाम सत्य हो गया उनका। क्लियर? या यूं कह लो कि जो महत्व ट्रेन में इंजन वाले डिब्बे का है, वही महत्व सेंटेंस में वर्ब का है। ट्रेन बहुत लंबी हो, पीछे से क्रमशः डिब्बे निकालते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रेन चलेगी। पीछे से पहला निकालिए, ट्रेन चलेगी। दूसरा निकालिए, ट्रेन चलेगी। तीसरा निकालिए, ट्रेन चलेगी। चौथा निकालिए, ट्रेन चलेगी। ऐसे क्रम से चलते रहे, ब्ला ब्ला ब्ला, ट्रेन चलेगी। लेकिन इंजन वाला डिब्बा यानी सबसे आगे वाला डिब्बा अगर निकाल दिया जाए तो ट्रेन नहीं चलेगी, अर्थात सारे डिब्बे बेकार हो जाएंगे। सारे डिब्बे रहें लेकिन इंजन वाला डिब्बा ना रहे तो फिर ट्रेन गई काम से। कहने का मतलब इंजन वाला डिब्बा सबसे इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से हमारे सेंटेंस में वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसे अच्छे समझें। आइए देखें, पहले हम देखेंगे वर्ब क्या है। व्हाट इज वर्ब? कई तरह से लोगों ने इस पर परिभाषित किया है। सिंपली एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड ए वर्ब।
इन अदर वर्ड, a doing word is called a verb. Still another word, in other words, the word that denotes some action is called a verb. Many more ways the verb has been defined. Clear? आइए हम एक सबसे अच्छी परिभाषा जो हमको लगी उसको हम लिख रहे हैं. verb, a doing, a having, a doing or a having or a being word is called a verb. ये परिभाषा हमको सबसे परफेक्ट लगी इसलिए हमने इसका लिखा यहाँ पर. ए डूइंग मीन्स काम को करने वाला, ए हैविंग मीन्स कहीं पर होने वाला, और बीइंग माने रहने वाला किसी के पास. ओके, हैविंग माने किसी के पास रहने वाला, बीइंग माने होने वाला. ऐसा कुछ जो वर्ड होगा जो शो करेगा उसे कहते हैं वर्ब. ओके, इन सिंपल लैंग्वेज अ डूइंग वर्ड इज कॉल्ड ए वर्ब. A doing word is called a verb. काम को करना या होना शो करने वाला जो वर्ड होता है वही verb कहलाता है. एग्जाम्पल, गीता स्पीक्स इन इंग्लिश. गीता अंग्रेजी में बात करती. स्पीक्स एक्शन, डूइंग वर्ड हो गया. फाइन. दूसरा, आई हैव ए पेन, हैविंग के पास होना वर्ड हो गया. तीसरा, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं. आई एम क्या शो कर रहा है? होना. ओके. दूसरा एग्जांपल, सीता इज अ गर्ल, होना. सीता एक लड़की है, होना शो कर रहा है, हो गया ये बीइंग वर्ड. क्लियर? तो ये सारे वर्ड जो आप देख रहे हैं, स्पीक्स यहाँ पर वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है. हैव किसी के पास होना का सेंस दे रहा है, और एम और यहाँ पर इज ये दोनों वर्ब किसी चीज़ का होना शो कर रहे हैं. इसलिए सारे वर्ड क्या हैं? वर्ब हैं. तो क्या निष्कर्ष निकला? ये डूइंग और ए हैविंग और ए बीइंग वर्ड इज कॉल्ड ए वर्ब. ओके, इस तरह से हमने वर्ब की परिभाषा बताई. इतना विस्तार नहीं करना तो शॉर्ट में कह सकते हैं ए डूइंग वर्ड इज कॉल्ड ए वर्ब. क्लियर? अ डूइंग वर्ड इज कॉल्ड ए वर्ब, एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड ए वर्ब. शॉर्ट में आप लिख सकते हैं. और an action word is called a verb. क्लियर? तो ये था आपका an action word, सिंपली कह दीजिए. इससे भी आपकी वर्ब की परिभाषा क्लियर हो जाएगी. ओके, इस तरह से मैंने आपको परिभाषा बताई वर्ब की. एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. ये था डिफिनेशन ऑफ द वर्ब. आइए हम अब आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब. नोट कर लीजिए. पिक अप योर पेन एंड राइट एज फास्ट एज यू कैन. आई हैव टू कवर सो मेनी थिंग्स. आई एम ओनली डूइंग द चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच. आई हैव टू कवर so many chapters: reported speech, active passive, synthesis, transformation, syntax, okay, and close analysis. So many chapters are there I have to cover. So quick and fast, right? इस तरह से आपने देखा वर्ब किसे कहते हैं. आगे देखेंगे काइंड्स ऑफ द
वर्ब, यानी वर्ब के प्रकार, काइंड्स ऑफ वर्ब देखेंगे। काइंड्स, ब्रॉडली स्पीकिंग verbs have two kinds। वर्ब के मुख्य रूप से कितने प्रकार होंगे? दो प्रकार होंगे। लिख सकते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, BROADLY SPEAKING, a verb has two kinds। ओके, पहला फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, ये मुख्य से वर्ब की दो प्रकार हैं। ओके, अब इस फाइनाइट वर्ब को चाहे तो आप अलग से प्रकार कर सकते हैं। फाइनाइट वर्ब हैज अदर काइंड्स। फर्स्ट, ट्रांजिटिव। सेकेंड, इंट्रांजिटिव। थर्ड, लिंकिंग। फोर्थ, हेल्पिंग। फिफ्थ, कोजेटिव वर्ब। इस तरह से अलग से कम 5 प्रकार हम इसके वर्ब के कर सकते हैं, इसके फाइनाइट वर्ब के। और इस नॉन फाइनाइट वर्ब को हम अलग से कर सकते हैं कम से कम 3। जेरेंड, सेकेंड participle, and third infinitive, INFINITIV, gerund, participle and infinitive। ओके, ये होती है नॉन फाइनाइट वर्ब के काइंड्स। ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आपको कुछ नहीं करना, केवल इसको बाय हार्ट याद करना है, कोई भी पॉइंट मिस ना हो। याद करने के बाद समझना भी उसको है। क्लियर? समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। याद करना ठीक है, थोड़ी देर के लिए याद कर लीजिए, लेकिन उससे ज़रूरी है उसको समझना। याद करोगे, आज याद है कल भूल जाएगा, लेकिन समझोगे अच्छे से तो कभी वो भूलेगा नहीं। क्लियर? बशर्ते उसका रिवीजन बीच बीच में होता रहे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पहले याद करें, पहले नोट कर लीजिए। याद करने की बात तो बाद में आएगी साहब, जल्दी नोट करिए, हमको आगे बढ़ना है। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे? ओके, वेरी गुड। तो ये था आपका काइंड्स ऑफ द वर्ब्स, जो हमने आपको यहाँ पर पॉइंट केवल दिए हैं। अब इसे आपको डिटेल में समझना है और हम एक एक करके इसको समझेंगे। क्लियर? तो आइए पहले तो हम चर्चा करते हैं फाइनाइट वर्ब क्या है साहब। व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब देखें, फाइनाइट वर्ब, इसी फाइनाइट वर्ब के बेस पर टिकी हुई है, टिका हुआ है आपका सिंथेसिस और एनालिसिस। इसी फाइनाइट वर्ब पर टिका हुआ है, यानी सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएं, इसी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आपको इसे अच्छे समझें। यूपी बोर्ड में क्लास 11-12 में एक चैप्टर सिंथेसिस है,
जो आपके बहुत काम का है, सबके लिए काम का है। कंपटीशन में विशेषकर सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन इस तरह का माने वर्ब का इस तरह से नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें, प्रयास करें। फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब नाम को अगर देखें तो फाइनाइट मीन्स होता है लिमिटेड यानी सीमित। इट मीन्स क्या होता है? फाइनाइट मीन्स लिमिटेड, LIMIT, शाब्दिक अर्थ इसका लिमिटेड हुआ। क्लियर? अब इसकी परिभाषा चाहिए हमको। द वर्ब विच follows its subject in number, person and tense. The verb which follows its subject in number and person. Okay? is called a finite verb. लिख सकते हैं डिफिनेशन फाइनाइट की, द वर्ब विच follows its subject in number and person is called a finite verb। यानी हिंदी में इसका अर्थ हुआ वो वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार हुआ करती है, या दूसरे वर्ड में अपने सब्जेक्ट को फॉलो करती है। इसका मतलब ये हुआ किस में फॉलो करेगी? नंबर और पर्सन में। पता होना चाहिए आपके पास 2 नंबर्स सिंगुलर एंड प्लूरल हैं और पर्सन हमारे यहाँ 3 हैं इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसको मैंने आपको जब पढ़ाया था पर्सन चार्ट तो वहाँ अच्छे से समझाया था। क्लियर? तो वहाँ आपको वहाँ क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ द वर्ब इज अवर फॉलोइंग सब्जेक्ट इन नंबर पर्सन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में तो वर्ब भी फर्स्ट पर्सन में, अगर सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में तो वर्ब भी सेकेंड पर्सन में, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में तो वर्ब भी थर्ड पर्सन में। क्लियर? मतलब ये हुआ कि ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार चलेगी, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। सब्जेक्ट ने कहा कि भाई मैं फर्स्ट पर्सन में हूं तो भाई अरे सरकार हम भी उसी में हो जाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं, हम भी उसी में रहेंगे, हमारी क्या औकात है आपके सामने। सब्जेक्ट ने कहा मैं सेकेंड पर्सन में हूँ, आप भी सेकेंड पर्सन बनो, जस्ट नो प्रॉब्लम, आई एम विथ यू, मैं आपके पीछे हूँ, चिंता ना करो, जैसा वैसा मैं बन जाऊँगी। क्लियर? सब्जेक्ट ने कहा मैं सिंगुलर हूँ, सिंगुलर बनो, यस माय लॉर्ड, आई ऑल्सो विल बी सिंगुलर, डोंट वरी, मैं भी आप सिंगुलर बन जाओगे। मैं प्लूरल हूँ, अभी प्लूरल, यस माय लॉर्ड, यस आई विल एग्री विथ यू। कहने का मतलब जो वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार होगी। क्लियर? ये लिमिटेड है यानी सीमित है, किसी द्वारा, अपने सब्जेक्ट के द्वारा, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। इन दूसरे वर्ड में कहिए कि इनका रूप बदलता रहेगा, रूप इनका बदलता रहेगा, एक जैसा नहीं होगा। क्लियर? या दूसरे वर्ड में कहिए कि SSPP फॉर्मूले को फॉलो करती है जो वर्ब, उसे कहेंगे फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, he is good, I am good, you are good, गीता sings a song। क्या मिला आपको? he is good,
ही के अनुसार इज आया, आई के अनुसार एम आया, यू के अनुसार आर आया। देखिए रूप बदल रहा है। ही जब आया तो इसके अनुसार इज का यूज हुआ, जब आई आ गया तो इसका एम हो गया, और यू के अनुसार आर आया। कहानी मतलब क्रमशः जैसा वर्ब जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इज क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्लियर? ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, इज थर्ड पर्सन इज सिंगुलर। दूसरा देखिए, आई फर्स्ट पर्सन, आई एम फर्स्ट पर्सन, आई सिंगुलर, आई एम सिंगुलर। अगेन यू सेकेंड पर्सन, यू आर गुड, तुम अच्छे हो। यहां आर देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन अगर इसको ऐसे कह दें, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, तो आर क्या है? देखने में लग रहा है प्लूरल, जबकि वो है सिंगुलर। ऐसे कहें तो दूसरा सेंटेंस, यू आर गुड बॉयज, यहाँ बॉयज कर दिया तो आर यहाँ हो गया प्लूरल। लेकिन कहानी मतलब अगर यू का सेंस मोर देन 2 है तो समझना कि वहाँ आर यहाँ पर प्लूरल है। यहाँ बॉयज का मतलब कई बॉयज हो गए, इसका मतलब आर यहाँ पर प्लूरल है। लेकिन यहाँ यू आर ए गुड गर्ल, यू आर ए गुड बॉय, एक बच्चे की बात किया, इसलिए आर यहाँ पर सिंगुलर है। क्लियर? कहानी मतलब यहाँ यू के अनुसार आर आया। इस प्रकार से गीता सिंग्स ए सॉन्ग, गीता गीत गाती है, तो सिंग्स क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, और गीता क्या है? थर्ड पर्सन, और सिंग्स क्या है? थर्ड पर्सन। गीता क्या है? सिंगुलर, और सिंग्स क्या है? ये भी सिंगुलर है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी वर्ब के लास्ट में यस यस लगता है तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और जब उसमें ऐसे जुड़ा जाता है तो वर्ब वो सिंगुलर हो जाती है। क्लियर? अगर हमने कहा ही सिंग्स तो सिंग्स क्या है? सिंगुलर, क्योंकि वर्ब है। लेकिन जब नाउन में जैसे लगता है सामान्य तौर से प्लूरल बनती है। मैंगो में जैसे लगाओ, मैंगो में यस जोड़ो, क्या बनेगा? मैंगोज, प्लूरल होगा। फाइन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब किसी वर्ब के लास्ट में, वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में जब यस यस जोड़ा जाता है तो वह बन जाती है सिंगुलर। इसीलिए गीता सिंगुलर, सिंग सिंगुलर, गीता थर्ड पर्सन, सिंग्स थर्ड पर्सन। ये हो गई सारी फाइनाइट वर्ब। क्लियर? हाँ, एक चीज और, एस एस पी पी के फॉर्मूले पर होती है वर्ब। एस एस पी पी। अब कहेंगे ये क्या है गुरुजी, ये क्या कर रहे हैं आप? एस एस पी पी का क्या मतलब है? एस मीन्स सब्जेक्ट, एस मीन्स सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। एस एस पी मतलब सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल। एस मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ये फॉलो करती है एस एस पी फॉर्मूला, ये वर्ब फॉलो करती है। यहाँ देखिए, ही क्या है? यस सिंगुलर, इस क्या है? सिंगुलर। ओके, यहाँ देखिए, यू क्या है? प्लूरल, आर क्या है? प्लूरल। क्या हो गया? एस एस, यहाँ हो गया पी पी। इट मीन्स द फाइनाइट वर्ब follows the formula SSPP. It means if the subject is singular, the verb is singular. If the subject is plural, the verb is plural. If the subject is first person, the verb is in first person. If the subject is in second person, the verb is in second person. If the subject is third person, the verb is also third person. That is known as finite verb. यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ सारी की सारी वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब हैं। क्लियर? तो इनका रूप बदल रहा है। इसी कारण है कि ही के बाद ही के साथ इज ही आता है, और अगर इसको हम कैसे कह दें ही आई एम, तो आप जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा, कहें कि ल, इनको ये भी नहीं पता। लेकिन किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका पर्सन बदला तो वर्ब का भी पर्सन बदला। ये यहाँ पर बात हुई। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये था फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। आई एक्सप्लेन इट क्लियरली। यस, नोट डाउन, नोट कर लिए होंगे। आगे देखें हम लोग, अगला जो वर्ब है नॉन फाइनाइट वर्ब।
सेकेंड, नॉन फाइनाइट वर्ब, जैसा कि नाम से स्पष्ट, नॉन मीन्स नहीं, फाइनाइट जो फाइनाइट नहीं है, इसका मतलब अपोजिट टू द फाइनाइट वर्ब. In other word, the verb which does not follow its subject in number and person is called a non-finite verb. You can write the verb which does not follow its subject in number and person is called a